चलो आज का टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक। सबसे पहले आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, विटामिन B12 है ना, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबाल्टमीन, ठीक है। तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्टमीन में इंपॉर्टेंट मेटल सेंट्रल एटम कौन सा है? क्या आंसर दोगे? कोबाल्ट, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन होता तो आयरन देते, और क्लोरोफिल होता तो Mg+2, ठीक है, याद रखना ये तीनों, है ना। नेक्स्ट, अब ये दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, आइसोमेरिज्म पूछिए। तो देखो इसमें बाहर क्या है? Br है ना, तो ये आपको 2 ब्रोमाइड आयन देगा और एक इसका कॉम्प्लेक्स आयन तो है ही। और यहाँ देखो ये क्या देगा आपको? 2 क्लोराइड आयन देगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म है? तो अपन कहेंगे आयंस डिफरेंट है, तो आयोनाइजेशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कर लोगे, सिंपल है ना। और देखो जैसे नहीं आता है वो क्या ध्यान रखेगा, एक पोटेशियम +1 होता है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। सेंट्रल एटम Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और आप सबने पढ़ा है साइनाइड -1 होता है, ठीक है। तो -1 × 6 इक्वल्स टू पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, दैट्स वाई 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +2। तो हम कहेंगे यहाँ क्या टेंशन है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, कौन सा मेटल आयन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है? सुनना, नहीं बनाता है। तो सिल्वर बनाता है AgNH3O2, है ना, कैडमियम भी बनाता है, और कॉपर टेट्रामीन कॉपर सेकेंड आयन, ठीक है। तो ये 3 बनाते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम अमोनिया के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CONH3 और 3 क्लोराइड बाहर है, ठीक है। जल में वियोजित आयनों की संख्या, अब बताओ अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो कितने आयन आएंगे? 4 पक्का कि 3? 4, हाँ 3 क्लोराइड के, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन जलीय विलयन, तो हम कहेंगे देखो बाहर तो 3 Cl है ना, तो एक तो कॉम्प्लेक्स का आयन और बाहर क्या हो गया? 3 Cl-, और 3 बाहर माइनस का, इसलिए कॉम्प्लेक्स का चार्ज प्लस है। तो हम कहेंगे कोबाल्ट NH3(6), ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, संकुल धन आयन, और वो क्या है? सिंपल आयन, क्लोराइड आयन। आगे बात समझ में। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसमें मैं AgNO3 मिला दूं तो कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा? 3 मोल, क्योंकि 3 क्लोराइड दे रहा है ना, तो AgCl कितना बनता? 3 मोल। कितना AgNO3 चाहिए? तो भी 3 मोल चाहिए, क्योंकि 3 क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करना है, ठीक है। और टोटल आयन गिनने तो 1 ये और 3 ये, तो टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए 4, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैंसर ट्यूमर को रोकता है? सिस्प्लैटिन, पढ़ा है आपने, है ना। सिस्प्लैटिन, कोई पूछे फॉर्मूला बताओ? प्लैटिनम NH3(2) और Cl2, ठीक है ना, इसका सिस फॉर्म है इसलिए सिस्प्लैटिन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्लैटिनम NH3(2) Cl2 के कितने स्टीरियो आइसोमर्स है? 2। देखो ये आपका Ma2B2 है, तो Ma2B2 है ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ Ma2B2, तो वहाँ ऑप्टिकल तो होती नहीं, ठीक है। तो प्रकाशिक तो है ही नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकली है। तो इसमें क्या होगा? दोनों A एक डायरेक्शन में और B भी एक डायरेक्शन। मान लो कि नहीं, बना के बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ना, ये मेटल है, दोनों A 90 डिग्री पे और B भी 90 डिग्री पे, तो ये तो है सिस फॉर्म, ठीक है। और अगर आप A को A के सामने रखो 180 पे, है ना, और B को B के सामने रखो 180 पे, तो ये क्या है? ट्रांस। तो फिलहाल इसका आंसर 2 ही है ना। और वो कहनी ड्रॉ करो सिस और ट्रांस, तो बना दो, दोनों Cl एक तरफ, अमोनिया एक तरफ, और 180 पे रख लेना, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है? EN का फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डाइएमीन, है ना। तो तुम कहोगे भाई इथाइलिन डाइएमीन, IUPAC में पूछो तो इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? CH2CH2। इथाइल मतलब 2 कार्बन, लीन मतलब लगातार, और 2 अमीन यानी NH2, ठीक है ना। तो हम कहेंगे भाई 2 डोनर एटम है, तो EN बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, CONH3(5) Cl2 से कितने आयन बनेंगे पानी में? 3। देखो CONH3(5) है और Cl, और ये Cl2, तो बाहर तो हो गए 2 क्लोराइड और एक आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स।
बाहर का चार्ज -2, इसलिए कॉम्प्लेक्स का चार्ज +2, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हुए 3, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन बी। क्लियर है यहां तक भी? नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है K3CO C2O4Cl2 पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। लीगेंड जो है वो मेटल के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो बोलो कितने बनेंगे। देखो C2O4 क्या है, COO माइनस और COO माइनस, तो मुझे लग रहा है ये अकेला ही 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, तो ये तो खुद ही 2 है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हुए 4, और फिर 2 क्लोराइड 6, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हुए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम की प्राइमरी वैलेंसी। अब तुमने वर्नर थियरी पढ़ी थी क्या? मान लो एग्जाम आ जाए वर्नर थियरी समझो, तो वर्नर ने क्या समझाया कि भाई मान लो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, जैसे लो CO ले लो, CONH3 Cl3, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सही है। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम 2 तरह की वैलेंसी को शो करता है, कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी वैलेंसी मतलब तुम X निकाल दो, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा X + 6 × 0 और 3 Cl है तो -1 × 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 3, तो इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी 3 है। सेकेंडरी होती है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लीगेंड और धातु के मध्य बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, तो भाई 6 अमोनिया है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी 6। मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता है, वर्नर थ्योरी समझाओ, तो समझा दो 4 लाइनें लिख के, क्या ये ठीक है। अब यहाँ आओ, तो ये क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ 3 आया, तभी तो बाहर तुम 3 Cl लेके आए हो, है ना, तो हम कहेंगे वो तो नेगेटिव आयन से क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। क्लियर है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट देखो, NiCN4, याद आया, टेट्रासाइनोनिक्लेट, कैसी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, है ना, 4 साइनाइड है, Na सेंटर में Na+2 है, +2 कर देना, और ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर याद रखना। अभी आगे आएगा एक और क्वेश्चन, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी भाई ये ऐसे क्यों हुआ, ठीक है। फिलहाल तो इससे यही पूछा ना, तो हम कहेंगे भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो है DsP2, और इसका शेप कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, तो आपसे पूछा है इसकी आकृति, तो स्क्वायर प्लेनर मतलब वर्गाकार समतलीय, ठीक है, वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, CONH3 + 3 डायामैग्नेटिक है और COF6 -3, समझाना पड़ेगा। अब भाई ये तो है जो है उसको पकड़ लेते, ठीक है। देखो COF6 -3, ठीक है, कोबाल्ट को X मान लो, 1 फ्लोरीन -1, 6 फ्लोरीन 6 से मल्टीप्लाई कर लो, X की वैल्यू कितनी आ गई +3, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब मुझे चाहिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो कि होता है 27, SCTV कार में फे को नी, तो फे पे Fe 26, को पे कोबाल्ट 27, तो 27 पे हम कहेंगे देखो आर्गन 18 4s2 है ना, आर्गन 18 4s2 मुझे 3d7 चाहिए 27। नाउ कोबाल्ट +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो हम कहेंगे ठीक है आर्गन 4s के 2 कम कर दो, 3d का 1 कम कर दो, तो 3d6। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्राउंड स्टेट पे, तो देखो ग्राउंड स्टेट पे मैंने बना दिया 3d6, ये लो 3d6 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है, और फिर 4s और फिर 4b। क्लियर? अभी तक करने की जरूरत थी नहीं, वैसे आपको डायरेक्ट देखना था कि भाई यहाँ तो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, इसलिए प्रतिचुंबकीय है ना, डायमैग्नेटिक, और फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लीगेंड, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, है ना। लेकिन वो सेम क्वेश्चन देता नहीं समझाओ, तो फिर तुम्हें समझाना तो बना के पड़ेगा ना, थियरी एग्जाम से ना, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूँगी भाई फ्लोराइड तो वीक फील्ड है,
वीक फील्ड है तो फिर मैं क्या करूँ, इनको पीछे तो नहीं भेज सकती, पेयर अप तो नहीं कर सकती, तो 4s 4p और अब मुझे क्या लेना पड़ेगा 4d। इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाना है ना। और 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d2। क्लियर। तो फिलहाल तो आपको डायरेक्ट करना था तो आप डायरेक्ट लिख देते भाई दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। और पूछ ले ठीक है पैरामैग्नेटिक है तो तुम म्यू तो बता दो चलते चलते, सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है। तो म्यू बताओ, तो म्यू का फॉर्मूला बोलो। हाँ 1 नहीं 2 रूट n n+2। n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड कितने है गिनो 4 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखनी है 4 और 4+2। अब मैंने तुम्हें आंसर बता रखा है, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको लेके नेक्स्ट नंबर तक, तो नेक्स्ट नंबर 5 है ना, तो 4.8 4.9 4.88 ऐसा रहेगा। यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। EDTA हेक्साडेंटेट। अब इसका मेरे को स्ट्रक्चर बताओ। E फॉर, पहले तो फुल फॉर्म बताओ। हाँ इथाइलिन, ठीक है। D से डाइअमीन, T से टेट्रा और A से एसिटेट। तो भाई इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने इथाइलिन CH2 डाइअमीन NH2 लेकिन मैं H2 हटाऊंगी तभी तो 4 वैलेंसी बनेगी, 4 एसिटेट लगाने हैं तो CH2 COO माइनस। क्लियर, एसिटेट समझते हो ना। और ये फिर CH2 COO माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आएगा, ज़्यादा चांस ऐसे पूछने के कि आप तो EDTA का स्ट्रक्चर बना के समझा दो, तो ये आपको याद करना है भाई, नहीं तो नंबर गए मान के चलना, ठीक है। नीट में भी पूछा, मैंने बताया था तुम्हें, एक APMT 2010 में, CBSE 2010 में, RBSE 2010 में और JEE मेंस 2010 में, AIEEE में, सब में सवाल पूछा था EDTA, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछा था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये नाइट्रोजन लोन पर रख रहा है, ये नाइट्रोजन लोन पर रख रहा है, तो 2 दाता परमाणु डोनर एटम तो ये है और 4 आपके ये ऑक्सीजन दिख रहे हैं कॉर्नर वाले, ठीक है। तो हम कहेंगे डोनर एटम जो है इसके 6 है, तो 6 डोनर एटम वाला क्या होता है हेक्साडेंटेट। तो भाई EDTA जो है वो हेक्साडेंटेट लीगेंड है, षटदंतुक लीगेंड। क्लियर है। चलो पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड का फॉर्मूला बनाओ। क्या करें, सबसे पहले कह रहा है पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दूं, ठीक है। ट्राईऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट मतलब Al लिख दूं, ऑक्सीलेटो क्या होता है C2O4 और ट्राई कह रहा है तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब एक पोटेशियम का चार्ज 1 होता है, एल्यूमिनेट का ये बोल रहा है भाई 3 है, और ऑक्सीलेट अभी सिखाया था ना तुम्हें C2O4 -2, तो तुम कहोगे -2 लेकिन ये तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बचा यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ कितना है 1 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो यहाँ K3 लग जाएगा, तो K3AlC2O4 होल थ्राइस। सही है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, अभी पढ़ाया था। हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल एटम आयरन, तो आपको बताना Fe है, ठीक है। फिर MnH2O होल 6+2 आयन। अब देखो वाटर तो WFL है ना, वाटर क्या है वीक फील्ड है, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ Mn क्या है +2 और Mn+2 मतलब 3d5, Mn+2 मतलब 3d5 है, 25 है ना, आर्गन 4s2 3d5 है, तो मैं कहूँगी 3d5 है। अब वीक फील्ड क्या करता है, पेयर अप तो कर नहीं सकता है, तो फिर मैं कहूँगी यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड वाला क्या होता है पैरामैग्नेटिक, तो ये है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट एम्बिडेंट लीगेंड में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, अगर लीगेंड ही एम्बिडेंट है, बोलो कौन सी, ये तो आइसोमेरिज्म ही नहीं है। एम्बिडेंट मतलब देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, जैसे मान लो ये है CONH3 होल 5 NO2 Cl2, और हाँ, और एक कनेक्शन में ऐसा कर दूं CONH3 होल 5 ONO,
है ना, Cl2। इसका आइसोमर बताओ तो ये तो बनेगा। तो देखो NO2 मतलब लिंक थ्रू नाइट्रोजन और ONO लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन। तो लिंक अलग अलग है, बंधन अलग अलग है, तो आपको बताना है बंधन समावयवता, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना। अगर आप हिंदी मीडियम में और है ना, अगर इंग्लिश में टर्म याद है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। यूँ नहीं कि मेरे को तो हिंदी पता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में ही लिखना है, उसके पास कोई इलाज नहीं है। चलो अब देखो दो कॉम्प्लेक्स है, इसका बाहर वाला आयन क्या है, ब्रोमाइड आयन का टेस्ट देगा और ये किसका देगा, सल्फेट। तो जब बाहर वाला आयन ही अलग अलग है तो बात टेंशन ही खत्म। तो आपका आंसर है यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये जो दो कॉम्प्लेक्स है इनमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होनी है, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो FeC2O4 होल थ्राइस में सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजकता, बोलो क्या होगी, -3 है यहाँ पे, ठीक है। क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पूछिए। ऑक्सीलेटो है ना COO-, अभी तो सिखाया। ये अकेला कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2, तो फिर तुम 3 लेके बैठे हो ना, 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो सीधा आंसर लिख दो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। अब ये तो ऐसे बता दो, ये बंद कर लिया पहले। क्लोरोफिल में कौन सा है, Mg+2 लिख दो बोले, ठीक है। अब ये देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। अब ना ये है तो नहीं एनसीईआरटी में, बट बोर्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रखा है, तो कुछ करना नहीं है खास। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आप तो पहले एटॉमिक नंबर जो भी है वो लिख दो, जो भी मेटल है सबसे पहले आप उसका एटॉमिक नंबर लिख दो, परमाणु क्रमांक लिख दो, ठीक है। फिर आप क्या करो, उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉम्प्लेक्स है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो वो माइनस कर दो, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो, ठीक है ना। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, लूज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनस कर दो, प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर मिलेंगे ना, उनको जोड़ लो, है ना। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंटू 2 कर दो, चलो, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, पेयर कितने आएंगे वो आप एक्सेप्ट करा लो, जितने गए वो निकाल दो, जो मिले हैं वो एक्सेप्ट करा दो, ठीक है। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, है ना, उपसह संयोजक बंद इंटू 2। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास कौन सा, FeCN6 और चार्ज है -3, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारी +3 है। अब देखो एटॉमिक नंबर, तो यहाँ एटॉमिक नंबर तो है 26, ऑक्सीडेशन नंबर 3 कम कर देती हूँ, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए इसने, 6, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मिले ना, तो 6 में कितने मिलेंगे, 12, ये तो ठीक है। अब 26 में से 3 कम कर दो, 23, और 12 ऐड कर दो, कितना हुआ, 35। तो बस नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 35। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर को X मान लो। देखो कॉपर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना भी रहे, 4 × 0, और सल्फेट का चार्ज कितना होता है, -2, तो X बराबर कितना आएगा, +2। तो भाई इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, सिंपल। अब यहाँ आओ, देखो IUPAC नाम बताओ। तो पहला ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है भाई। कोबाल्ट कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, तो कोबाल्ट को X मान लो। इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल है और इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है, +3, तो X बराबर +3, ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले लीगेंड संख्या, कितने लीगेंड है, 3। अब देखो इथाइलिन डायमीन, यहाँ आप लिखो इथेन 1,2 डायमीन,
ठीक है, बिल्कुल घबराने, तो इथेन 1,2 डाइमीन लिख दो, नंबर कटने का कोई चांस नहीं, लेकिन इथाइलिन डाइमीन भी करेक्ट है, एनसीईआरटी उसको भी फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब ये 3 है तो ट्रिस लिख दो, क्योंकि उसमें पहले से ही डाई आ रहा है, तो ट्रिस, और अब आप अंदर लिख दो इथेन 1,2 डाइमीन, चाहे आप लिख सकते हैं इथाइलिन डाइमीन, वो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मेटल कौन सा है? कोबाल्ट। ठीक है, आपको आगे कंटिन्यू करना है इसको, तो मैंने लिख दिया मेटल है कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये आयन है एक्चुअली, तो कोबाल्ट 3rd आयन। आगे बात समझ में। अगला देखो, K2, 1 पोटेशियम 1, 2 पोटेशियम 2, Zn को x मान लो, OH -1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू कितनी हो गई? +2। अब नाम शुरू करो, तो सबसे पहले बाहर कौन है? पोटेशियम, तो सबसे पहले लिखो पोटेशियम। ठीक है, ये सिंपल आयन है और ये कॉम्प्लेक्स है, तो गैप दो। अब 4 मतलब टेट्रा, OH मतलब हाइड्रोक्सो, नेगेटिव लिगेंड के एंड में O आता है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब देखो ये प्लस है तो ये माइनस है ना, तो माइनस के पीछे क्या आता है? 8, कॉम्प्लेक्स पोटेशियम है ना, तो EM आ गया तो 8 भी तो आएगा, तो जिंकेट। ठीक है, तो ये जिंकेट है ना। अगर इंग्लिश में लिखते हो तो बीच में गैप नहीं रखना है, और हिंदी में लिख रहे हो तो इसके ऊपर एक लाइन खींचनी। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2nd। बस ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखो, वीबीटी के अकॉर्डिंग इसका पूरा एक्सप्लेन करो, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक नेचर। तो बस वीबीटी आते ही पूरा शुरू हो जाओ। क्या करें? सबसे पहले Fe, F6 और -3, Fe को x मान लूँ, 1 फ्लोरीन -1, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई +3। अब मुझे क्या करना चाहिए? पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, एटॉमिक नंबर Fe का 26, तो 26 पे मैं चलूंगी तो आ जाएगा आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, अब तुम कह रहे हो Fe +3, तो बोलो आर्गन और 3d5। ठीक है, चलो अब आते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो मेरे पास है सबसे पहले 3d 4s 4p। ठीक है, 3d 4s और 4p है ना। लिगेंड कौन सा है? फ्लोरीन, वीक फील्ड लग रहा है, पीछे तो कोई जाना नहीं है ना, तो मैं क्या करती हूँ 4d भी बना लेती हूँ। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखो, 3d 5 है ना, 1 2 3 4 5। सही चल रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई 6 लिगेंड है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप वीबीटी में कभी मेंशन नहीं करोगे कि फ्लोराइड वीक फील्ड है, इसलिए मैंने पेयर अप नहीं करा। वीबीटी ने बताया ही नहीं SFL क्या है और WFL क्या है, तो आपको कुछ लिखना नहीं है। अब आपको लिखना है कि भाई हमें ये लेना है, वीबीटी के हिसाब से क्या याद कर लो या प्रैक्टिकली चेक कर लो, डाया है कि पैरा है, फिर आंसर दो। तो अपन कैसे चेक करेंगे? तो हम पहले से CFT पढ़ के आंसर देते हैं। तो यहाँ हो गए कितने? 6 है ना, तो आप बोलोगे 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बना दो sp3d2 में। क्या होगा? सेंटर में क्या आएगा? Fe +3 है ना, और 6 लिगेंड है तो ज्योमेट्री बताए ना, 6 में कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, साइड लिगेंड कौन है इसका? फ्लोरीन, माइनस, तो आपने बीच में प्लस लिखा है तो आप यहाँ माइनस लिखोगे। ठीक है, यहाँ एक और दे सकते थे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, बट जरूरत नहीं है तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, ये हो गया। आपको जो मेन पॉइंट्स लिखने हैं वो, अब आपको लिखना है ज्योमेट्री कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय ज्यामिति। ठीक है, अब उसने मैग्नेटिक नेचर पूछी है, म्यू नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है? पैरामैग्नेट है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, हिंदी में लिखेंगे अनुचुंबकीय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? क्लियर? पैरा मतलब नो पेयर, तो पेयर का अनपेयर्ड है ना। ठीक है, ये वीबीटी के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करना है, इसके नंबर है आपके। नेक्स्ट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड,
तो देखो OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ना, कार्ब धात्विक यौगिक, तो आपको लिखना है जिसमें कार्बनिक समूह ऑर्गेनिक ग्रुप बॉन्डेड होना चाहिए। किसके साथ बॉन्डेड होना चाहिए? मेटल के साथ। मान लो सवाल ऐसा भी तो आ सकता था, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक ग्रुप बॉन्डेड विद मेटल। आगे बात समझ में? अब देखो इसके एग्जांपल में सबसे पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपको याद करना है, RMgX, एल्काइल ग्रुप बना हुआ मैग्नीशियम से, ठीक है। दूसरा है क्या बताया था? डाईइथाइल जिंक। और तीसरा है टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है ये फ्यूल का। टेट्राइथाइल मतलब 4 इथाइल और लेड बीबी, ठीक है। या फिर डाईइथाइल जिंक, फ्रैंकलिन अभिकर्मक, 2 इथाइल और जिंक, ठीक है। टेट्रामिथाइल सिलेन, सिलिकॉन ले लो और 4 मिथाइल। कोई एक आध लिखना है तुम्हें, तो जो तुम्हें एग्जाम में दिमाग में रह जाए वो लिख लेना। तो ये है आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एग्जाम्पल, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल्दी याद रह जाएगा, उसको लिख लेना। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है उसको समझाओ। तो अभी हमने बताया ना सीधा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक तरह से एटॉमिक नंबर ही, इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन खोए गए कितने, लूज इलेक्ट्रॉन कितने, प्लस आपको मिले कितने, गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू 2, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, तो ये आगे बात समझ में। अब इसमें क्या होना चाहिए? जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, वो नियरेस्ट इग्नर्ट गैस के बराबर आना चाहिए। जैसे वहाँ आपका 35 आया, 36 आया था, तो आपको है ना क्रिप्टन टाइप कॉन्फ़िगरेशन हो जाता। क्रिप्टन तो स्टेबल है, नहीं बनी क्यों रहा है सारा, उसके चक्कर में तो बन रहा है, इसलिए भाई आपको क्या पता 6 लिगेंड आए, 4 आ जाते। तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ना स्टेबिलिटी बताता है कि देखो ये इतने लोन पे रहेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इतने लूज करेगा, तो ये 36 आ गया, है ना, या 54 आ गया, जीनॉन के बराबर आ गया, तो उसको नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर जाना होता है, इसलिए, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल दो, अभी पढ़ा है। एक तो ऑक्सिलेट दे दो, COO माइनस COO माइनस है, एक EN इथाइलिन डाइअमीन, और आधा EN और आधा ऑक्सिलेट, उसको क्या बोलते थे? आधा ऑक्सिलेट लिख दूं और आधा EN लिख दूं, क्या बोलते थे इसको? ग्लाइसिनेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेट, शॉर्ट फॉर्म GLY। ये इथेन 1,2 डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, इसका शॉर्ट फॉर्म EN, और ये ऑक्सिलेट और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऑक्सा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एम्बिडेंट लिगेंड। क्या होता है भाई एम्बिडेंट लिगेंड? 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। हाँ, एम्बिडेंट लिगेंड ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। लिगेंड्स हैविंग 2 डोनर एटम, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं। बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, जब उपसह संयोजक बनेगा, बंध बनेगा, तो ओनली 1 डोनर एटम डोनेट इट्स लोन पेयर, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना हो तो कोई एक जना ही लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। इसको आपको एग्जाम्पल से समझाना है, तो आप बताओगे देखो, अगर N से लिंकेज करते हैं, है ना, अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो हम नाइट्रो बोलेंगे, NO2 माइनस होता है वैसे, और अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो। सिमिलरली अगर कार्बन, माइनस चार्ज कार्बन पे होता है, ध्यान रखना, कार्बन डोनेट करता है तो हम साइनो बोलेंगे, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है, नाइट्रोजन होता ही ना लोन पेयर, तो क्या बोलेंगे? आइसोसाइनो। ऐसे आपको एग्जाम्पल देने हैं, और बता सकते हो साइनेटो, आइसोसाइनेटो, है ना, और थायोसाइनाइड है ये, आइसोथायोसाइनाइड है, ठीक है, और SCN ये भी है ना, ये थायोसाइनेट है, ये थायोसाइनाइडो है, और वो आइसोथायोसाइनेट है, ठीक है। थायोसाइनेट, आइसोसाइनेट,
थायोसाइनेट, और ये थायोसाइनाइड, और लिखते टाइम थायोसाइनाइडो, डी आएगा, उसमें टी आ रहा है, ठीक है। ये सारे आपके एमिनेंट लिगेंड है। नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दे दो तो सिस्प्लेटिन लिख दो, सबसे बढ़िया, दोनों बातें हो जाएंगी। सिस्प्लेटिन क्या काम था? एंटी ना, कैंसर की ट्यूमर्स को खत्म कर देता है, ठीक है। फिर अगर डेल्टा नॉट मतलब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है ना, डेल नॉट मतलब CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और P मतलब पाई, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा नॉट, और इसको क्या लिखा है? P। तो ये तो है युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। तो देखो, पेयर बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम है, और CFSE क्या है? गैप क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो आपके D4 का कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो हमें पता है कि D ऑर्बिटल दो भागों में टूटता है, नीचे वाला क्या होता है? D2G और ऊपर वाला EG, ठीक है। अब मेरे पास जो कॉन्फ़िगर, अच्छा, और ये गैप क्या होता है? डेल है ना। अब आप कह रहे हैं ये तो बहुत गैप तो बहुत ज्यादा है, तो भाई दो बिल्डिंग के बीच में गैप ज्यादा है तो कूदोगे थोड़ा ना, कम गैप हो तो कूद जाएंगे ना। तो आपसे कहा गया कि नहीं, गैप तो बहुत ज्यादा है और कॉन्फ़िगरेशन D4 है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में तो कोई टेंशन होती ही नहीं, चौथे को मैं जंप नहीं करा सकती क्योंकि गैप ज्यादा है, तो मुझे यही पेयर अप करना पड़ेगा, ये चीज, ठीक है। इसका आंसर ही आपका। नेक्स्ट बताओ, विल्किंसन कैटलिस्ट 11th में था ये एल्कीन्स में। देखो विल्किंसन होता है रोडियम, है ना, ये है क्लोरो, एक होता है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और वो भी 3 बार, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका नाम देख लो, यूपीएससी, क्लोरो, Cl है ना, तो क्लोरो ट्रिस, ट्रिस इसलिए क्योंकि अंदर 3 आ रहा है आपके, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लोरो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और फिर क्या है? मेटल कौन सा है? रोडियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? फर्स्ट। क्लियर है? इसको पढ़ना है विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। और कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो भी ठीक रहेगा, देखो रोडियम क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऐसा है C6H5O3P, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, NiCO होल 4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल को X मान लूं, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, तो X की वैल्यू 0, क्या टेंशन है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये 2 फॉर्मूले दिए हैं, स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो हेक्सा एक्वा, 6 वाटर हो गए, हेक्सा एक्वा पढ़ लिया, 6 वाटर, क्रोमियम, ठीक है। तो भाई मेरा जो मेटल आया सबसे पहले वो आ गया क्रोमियम, और हेक्सा एक्वा यानी 6 वाटर, ठीक है। मेटल के बाद जो भी आएगा सब बाहर रहेगा, मेटल के पहले जो आ रहा था उसको मैंने अंदर रख लिया है, और मेटल के बाद सब बाहर। तो अब से कहा गया क्लोराइड, तो बाहर क्लोराइड तो है ही सही, ये लो Cl। अब आप गिन लो क्या कह रहा है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd, यहाँ का चार्ज 3 है, और वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, और क्लोराइड का कितना है? -1, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज 3 है, बाहर का -1, किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो बाहर वाली चीज़ 3 होनी चाहिए, तो यहाँ मैं क्या कर देती हूँ? Cl3 कर देती हूँ, बस खत्म। क्लियर है? अगला देखो, सोडियम Na ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट, तो फेरेट आ गया मतलब Fe, और ऑक्सीलेटो C2O4, और ट्राई मतलब 3 बार, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, सोडियम कितना है? +1, Fe का चार्ज कितना है? 3, ऑक्सीलेट कितना होता है? -2, मल्टीप्लाई विथ 3, तो यहाँ आ रहा है -3, और यहाँ आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो यहाँ क्या हो जाएगा? Na3, खत्म करो बात। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो डबल कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स दूसरा कॉम्प्लेक्स, डबल कॉम्प्लेक्स है ना, डबल कॉम्प्लेक्स का आंसर फिक्स होता है क्या? डबल कॉम्प्लेक्स में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? 2 दिन बाद एग्जाम है, नालायक है,
डबल कितनी बार तो बताया, डबल कॉम्प्लेक्स जब धनायन ऋणायन दोनों संकुल अवस्था में हो, व्हेन बोथ कैटायन, हाँ कोऑर्डिनेशन। देखो कोबाल्ट ने किसको पकड़ रखा है, अमोनिया को, और क्रोमियम ने किसको पकड़ रखा है, साइनाइड। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन अमोनिया के साथ, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन साइनाइड के साथ। अब देखो बदल गया लिगेंड एक्सचेंज, है ना, और हम तो कहते हैं मेटल एक्सचेंज ही एक तरह से। देखो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन हो गया अमोनिया के साथ, ठीक है। इसका ये पूछ भी सकता था उल्टा बनाओ, तो तुम क्या करना, इसको बोलते लिगेंड एक्सचेंज आइसोमेरिज्म है, लेकिन तुम इसमें करोगे मेटल एक्सचेंज, ठीक है। इसको आगे ले जाओ, उसको पीछे ले जाओ, क्योंकि आगे वाला प्लस ही रखना होता है ना, इसलिए, ठीक है। ये तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, डबल कॉम्प्लेक्स आते ही फिक्स कर लो, रट लो, कौन सी आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन, है ना, समन्वयी समवाय, पता तो है हमें, पर भूल जाओगे इसको। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समन्वयी समवाय, डबल कॉम्प्लेक्स देखते ही कोऑर्डिनेशन फिक्स कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो ये दो कॉम्प्लेक्स है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है और क्यों है। देखो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और वहां पे भी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। तो पहला तो स्टेबिलिटी चार्ज पे डिपेंड करती है, जो आपके सेम आ रहा है। दूसरा, यहाँ जो लिगेंड है इसमें कोई कीलेट नहीं है, अमोनिया तो मोनोडेंटेट है ना, तो यहाँ कीलेट नहीं है, लेकिन C2O4 ये बाइडेंटेट है। तो ये तुमने भी पढ़ा था ना कि ये मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो फिर ये क्या बनाता है, एक वलय बनाता है, एक रिंग बनाता है। इस रिंग को क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कीलेशन बोलते हैं। और जिनमें भी कीलेशन होता है वो सारे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल। तो आपसे पूछे ज्यादा स्थायी कौन है, तो आपको लिखना है ये वाला अधिक स्थायी है, ये ज्यादा स्थायी है, क्योंकि इसमें द्विदंतुक बाइडेंटेट लिगेंड होने की वजह से ये कीलेट बनाता है। तो कीलेट वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो वीबीटी के अकॉर्डिंग समझाओ कि ये प्रतिचुंबकीय। अब इसने बोला है डायामैग्नेटिक, तो मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मुझे कैसे भी करके उसको डायामैग्नेटिक सेट करना है, क्योंकि वीबीटी आपको कोई बताता ही नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है कि WFL है, तो आप बताओगे कैसे आंसर। और फिर ये कह रहा है कि ये जो है ये टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल मतलब sp3 होना चाहिए, और ये प्रतिचुंबकीय मैं सेट कर लूंगी, और ये अनुचुंबकीय, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो ले देखिए हम कहेंगे अच्छा हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स है, एक तो ये है NiCN4 -2, ठीक है। निकल को x मान लूँ, 4 साइनाइड -4 इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। अब आप कह रहे हैं कि भाई निकल का एटॉमिक नंबर, तो हम कहेंगे 28, तो 28 पे बोलो आर्गन 4s2 3d8, ठीक है। अब आपसे निकल +2 कहा जा रहा है, तो ठीक है, निकल +2 क्या हो गया, आर्गन 3d8, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं। अब 3d8 है तो मैं ग्राउंड स्टेट बना लेती हूँ। तो देखो ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले 3d बना लो, 3d हो गया, 4s हो गया, और 4p हो गया, ठीक है। 3d 4s 4p, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो फिल कर दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपसे कहा गया नहीं ये तो प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक है ना, ये क्या है, डायामैग्नेटिक। डाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेड ही नहीं, ठीक है। तो फिर ये तो अनपेड है, तो आप इनको पीछे भेजो, क्योंकि मुझे तो इसको प्रूफ करना है ना। तो अब मैं कहूँगी एक्साइटेड स्टेट, ये 8 को पीछे भर दो, कितने में, 4 में। और वैसे आपको पता है कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, पेयरिंग ज़्यादा होती है, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम होती है, फटाफट पेयर कर लेता है। तो हम कहेंगे 8 है तो इसको पेयर करा दो 4 में, लो। और फिलहाल वीबीटी तो डायरेक्ट आंसर पेयर करते मैं वैसे कर लूँगी। तो ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, और ये 4p हो गया। अब लीगेंड संख्या कितनी है तुम्हारे पास, कितने लीगेंड है, 4 है ना। तो मुझे 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो मैं कहूँगी एक d उठा लो, एक s उठा लो, और 2 p उठा लो। पहला क्वेश्चन यही तो था अपने कि इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
तो बिल्कुल है। और DsP2 का शेप क्या है? स्क्वायर प्लेन है। अब तुम बताओगे अगर मैं ऐसे जाऊं तो मुझे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। और जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है वो चीज़ क्या होती है? डायमैग्नेटिक है। तो भाई ये डायमैग्नेटिक है, क्या तकलीफ है? समझ में आ गया? ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि नहीं ये तो पैरामैग्नेटिक है, इसको समझाओ, और ये टेट्राहेड्रल है। तो आपको इसी की बात को दोहराना है कि अच्छा भाई ऐसा है तो ठीक है, ऐसा पढ़ लेते हैं। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है मेरे पास? NiCl4 और चार्ज कितना? -2। ठीक है, तो अब क्या करें? सबसे पहले निकल हो गया X, Cl हो गया -1 इक्वल्स टू -2, X बराबर +2। ठीक है, अब आप निकल की बात कर रहे हो तो वापस वही हो गया ना, मैं सीधा निकल +2 ही लिख दूँ जो पीछे लिखा था। क्या हो जाएगा? 3D8 है ना, आर्गन और 3D8। तो हम बना लेते हैं ग्राउंड स्टेट। तो सबसे पहले आप बनाओ 3D। ठीक है भाई, 3D 4s और 4p। ठीक है, अब 3D में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, S और P आपके खाली पड़े। अब आपको उसने कहा कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है ना, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन रख लो, और बाकी अब मेरे पास लिगेंड कितने? 4, तो 4 ऑर्बिटल उठा लो। तो 4 उठा दी, क्या हो गया? sp3। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अब sp3 की ज्योमेट्री बताओ। टेट्राहेड। तो सेंटर में तुम लिखो निकल +2 और ये ऐसे चलाओ 4Cl-। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो वो भी निकाल सकते हो, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो आप लिख दो सिंस n बराबर 2, इसका मतलब म्यू जो है √2 2 + 2, और हम कहेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय। कलर भी है, मान लो कलर पूछ लो तो कलर भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक में डिफरेंस। तो होमो मतलब सेम काइंड ऑफ लीगेंड, ऐसा संकुल जिसमें सारे लीगेंड क्या होते हैं? एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, और हेट्रोलैप्टिक मतलब एक से अधिक प्रकार के लीगेंड, है ना, वे संकुल जिनमें एक से अधिक प्रकार के लीगेंड पाए जाते हैं, तो वो हेट्रोलैप्टिक हो गया। ठीक है, अब होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल दे दो, तो जो तुम्हें याद है दे दो। मान लो भी कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स था, CuNH3 और SO4, सही। और एक से ज़्यादा तो वापस से स्प्लिटिंग लिख दो, या ऐसे लिख दो CuNH3 है ना। 3 और ले लो, मान लो तुमने 3 साइनाइड ले लिए। ठीक है, नहीं साइनाइड मतलब न्यूट्रल है, 3 वाटर ले लो, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आनी चाहिए। तो बाहर Cl3 लिखूंगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी ना, अंदर लीगेंड 6 रखना है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि x बराबर 3 है तो लीगेंड संख्या 6 होनी चाहिए, तो न्यूट्रल रखना है ऐसे। ठीक है, नहीं तो उसे स्प्लिटिन लिख देना, टेंशन खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कितने GI होंगे वो आपको समझाना है। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? ये MAA3 है ना, और जो भी चार्ज है आपका ±n जो भी है। तो ज्योमेट्री में क्या होता है? सिस ट्रांस, सारे लिगेंड एक है तो क्या है सिस ट्रांस। तो हम कहेंगे यहाँ ज्योमेट्री पूछा है तो नहीं, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो, कुछ भी कर दो, यहाँ तो नहीं है, हटाओ। अब यहाँ तो देखो 6 लिगेंड है ना, ये CO और 3 तो अमोनिया है और 3 Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ सिस ट्रांस नहीं होता है, अगर तुम्हें पता हो तो यहाँ होता है फेशियल और मेरिडोनियल। मतलब अगर यहाँ तुमने तीनों अमोनिया इधर रखने, ठीक है, तीनों अमोनिया 90 डिग्री पे और तीनों Cl भी 90 पे, क्लियर। तो इसको दिखा, इसको हम क्या बोलेंगे? फेशियल, ऐसे, क्लियर। फलक समावयवी फेशियल आइसोमर, क्लियर। और यहाँ तुम्हें क्या करना है? Cl के सामने Cl 180 पे रखना है। अब एक तो 90 पे आएगा ही सही, और अमोनिया के सामने अमोनिया,
इसको क्या पढ़ेंगे? मैरिडोनियल, मर आइसोमर। ठीक है, फेस और मर, मर मतलब मैरिडोनियल, और हिंदी में इसको लिखते हैं रेखांशिक। तो वैसे तो उसने पूछा है कितने होंगे, तो 2 होंगे, है ना। इसका आंसर तो सिर्फ इतना ही है, 2 GI, पर इतना सरल नहीं पूछेगा, आपको बना के देना पड़ेगा। तो एक फेशियल, एक मैरिडोनियल। अब याद नहीं रहे तो सिस्टर्स लिख देना, पर सिस्टर्स मानेगा नहीं वो। ठीक है, क्लियर? अब देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन, ये वाला तो अनुचुंबकीय अभी कराया ही था, इसको पकड़ लेते, उसको क्या हो गया, NiCO होल फॉर डायामैग्नेटिक, है ना, इसको करके जाना। ठीक है, यद्यपि दोनों ही चतुष्फल की है। अब देखो टेट्राहेड्रल है, मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये भी टेट्राहेड्रल है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp3 में फिर ऐसा क्या हुआ कि वो तो आपका आ रहा है पैरामैग्नेटिक, और ये आ रहा है डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। तो इसको करके जाना एग्जाम में, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ थोड़ा सा क्या है, हमेशा तो निकल +2 होता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में निकल 0 है। सोच लो, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इस कॉम्प्लेक्स में निकल क्या है, 0 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो हम क्या करें? तो देखो यहाँ है निकल, तो तुम कहोगे आर्गन 4s2 3d8। ठीक है, क्या ही तकलीफ है। अब ये कह रहा है नहीं आप लाओ ग्राउंड स्टेट, तो हम कहेंगे आर्गन 4s2 3d8, तो ये बना दिया मैंने 3d8, 3d हो गया। ये बना देती हूँ 4s, और ये बना देती हूँ 4p। ठीक है, अब D में तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली नहीं है, 4s2 है। अब यहाँ आएगी एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब भी डोनर एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो हम कहेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, इनको पीछे भेजो। तो पीछे भेजो का मतलब समझे तुम, D के 8 तो पहले से ही थे, 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहीं शिफ्ट करने। ठीक है, पिछली बार तुम्हारे पास 3d8 रह गया था, अब कहाँ रहा? अब तो आप कहोगे ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 और आगे तो 9 और, अब यही कर लोगे, है ना। अब आप कहोगे अच्छा sp3, ये लो, हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। ठीक है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। अब टेट्राहेड्रल तो होगा, लेकिन यहाँ n बराबर 0 है, इसलिए ये क्या है, डायामैग्नेट। और पिछली बार तो पता है n बराबर क्या था, 2 था, दोनों ही sp3 है, लेकिन वो अनुचुंबकीय था और ये प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि एकदम से दिमाग में आता नहीं है। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 4 यूज लिखो, बोलो। एक तो सिस्प्लैटिन लिख दो, है ना, एक तो हमारा सिस्प्लैटिन है, ये एंटी कैंसर होता है। चलो फोटोग्राफी में, है ना, AgBr को हटाने के लिए, ठीक है, पूरा की टर्म क्या है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, AgBr को रिमूव करना, हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, क्योंकि ये Ag के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, 2 हो गए। और विल्किंसन कैटलिस्ट, वो विल्किंसन कैटलिस्ट एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में काम आता है। ठीक है, और आप क्या, आप देखो भूल जाओ तो आप लिख दो, हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, ये भी यूजेस ही है, उसी में याद है ना। एक तो बड़ा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम मतलब EDTA, कौन सा, हाँ, सोडियम EDTA का प्रयोग, ठीक है, सोडियम EDTA का प्रयोग जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम आता है। ठीक है ना, क्योंकि जल हार्ड वाटर क्यों होता है, कैल्शियम होता है उसके अंदर, है ना, कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2, तो सोडियम EDTA, सोडियम तो छोड़ देगा, उसका कैल्शियम उठा लेगा, तो पानी में से अगर कैल्शियम आयन गायब कर दोगे तो हार्ड वाटर कम हो जाएगा, हार्ड वाटर खत्म हो जाएगा, हार्डनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जल की कठोरता को दूर करने के काम आता है।
विल्किंसन वाला लिख ही सकते हो। फिर सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड की नेचर है कि ये सिल्वर और गोल्ड दोनों के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। इसलिए इन धातुओं का एक्सट्रैक्शन जो है वो हम कॉम्प्लेक्स बना के ही करते हैं, है ना। मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 4 है, बहुत सारे अपने पास, कुछ भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, आपके पास है CONH3 आइसोमेरिज्म कौन सी है पहले वाले में, देखो ये सल्फेट अंदर आ जाएगा, क्लोराइड बाहर आ जाएगा, तो आयंस बदल जाएंगे ना, तो आयोनाइज। जरूर तुमने दूसरा इसका दे ही सही, तुम खुद दिमाग लगाओ कि इसको अंदर बाहर कर सकते हैं क्या, बाकी ये तो 5 एक जैसे तो फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल होगी नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म इसके अंदर है एक, तो चलो बना, आयनन समावय होता है। ये तो अपन ने अभी किया था ना शुरू में, COF6-3 में हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर लीगेंड संख्या 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d2 या d2sp3, तो देखना पड़ेगा लीगेंड कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन वीक फील्ड है तो अंदर का तो उठा नहीं सकता, तो बाहर का उठाएगा, तो sp3d2, ठीक है। अब अगर अंदर का नहीं उठाएगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े, कोबाल्ट +3 है ना, तो कोबाल्ट +3 कितना होता है, 3d6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दो 4, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है भाई, लीगेंड्स को CFSE के बढ़ते क्रम में अरेंज करना, ठीक है ना। मतलब वीक फील्ड एक तरफ रखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड एक तरफ रखो, तो लीगेंड्स को CFSE के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जमाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो वीक फील्ड मैंने बताए थे, आई बारिश कल फिर पानी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या बताए थे, कोई कन्या, नो बाई इन नहीं, ठीक है। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो यहां रखो, कोई कन्या, नो बाई, बाई प्रिडाई, ठीक है, इन नहीं, ठीक है। और यहाँ वाटर, और वीक वाले यहाँ थे, आई बारिश, यहाँ बीच में थायोसाइनाइड है ना, है ना, ये बार चेक करना, आई बारिश थायोसाइनाइड हो, ठीक है। एनसीईआरटी दिया होगा, आई बारिश, फिर यहाँ पे कल, फिर ये उल्टा है, आई बारिश कल फिर पानी, तो यहाँ से लेना है तुम्हें, आई बारिश कल फिर पानी, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन तो बिल्कुल वीक फील्ड है, फिर Cl है, फिर ये है, फिर ये है, फिर थायोसाइनाइड है। एक बार मैं एनसीईआरटी चेक कर लेते रुको, और जरूरी नहीं पूरी लिखनी है, जो जो तुम्हें याद हो ना तुम्हें वही लिखना है भाई। एक बार सचिन क्लास से फरार ऑक्सीलेटो को पानी से प्यार, नाश्ता उड़ता अमोनिया नॉट कहने का पता गया, उससे याद है, तो ये समझ नहीं आ रहा था ये कैसे। हाँ ऐसे कर सकते हैं, देखो इसमें पूरा तो लिखना नहीं है आपको, जितने याद है उतने ही लिखना, एनसीईआरटी में बना हुआ है। कहाँ गया भाई, नहीं एनसीईआरटी में है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सवाल पूछ ही नहीं सकता। हाँ ये रही ना, गड़बड़ नहीं हो जाए। देखो ये तो हो गया सबसे, कोई कन्या, नो बाई इन नहीं, ठीक है, ये सही था ना अपना। आई बारिश, बीच में थायोसाइनाइडो था, फिर आप लिख दो कल फिर, बस ये है, ठीक है। आई बारिश, थायोसाइनाइडो, कल फिर पानी, और वो कोई कन्या, नो बाई इन नहीं। अब ये तो बहुत सारे, आपको इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दो बहुत है, ठीक है। ये चलो आगे बढ़े, कितने हो गए अपने, 50 तक पहुंच गए अपन। नेक्स्ट देखो, IUPAC नेमिंग करनी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कॉपर मान लो इसको X, वाटर हो गया न्यूट्रल, है ना, X की वैल्यू कितनी आ गई 2, सही है, X की वैल्यू 2। अब आ जाओ लीगेंड संख्या, सबसे पहले बाहर तो कुछ है नहीं,
तो लीगेंड कितने लीगेंड है? 4। तो सबसे पहले आपको लिखना है टेट्रा। वाटर का स्पेसिफिक नेम क्या है? एक्वा। टेट्रा एक्वा। मेटल कौन सा है? कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। तो टेट्रा एक्वा कॉपर सेकेंड आयन। बोलो, पहला तो खत्म, सही है। दूसरा, यहाँ कोबाल्ट को मान लेते हैं हम X, अमोनिया न्यूट्रल, 3 Br है तो -3, X की वैल्यू आ गई +3। ठीक है, अब चलो कितने अमोनिया है? 6। तो क्या लिखूं? हेक्सा। हेक्सा एक्वा, सही है। हेक्सा, अरे एक सेकेंड, एक्वा नहीं, एमीन। अमोनिया है ना। अच्छा अब देखो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है एमीन में डबल M आएगा, नहीं तो नंबर गए। ठीक है, एमीन में डबल M ध्यान रखना है, नंबर चले जाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन एक जैसे होते हैं, एक में सिंगल M एक में डबल M, आपको कि दोनों सही है। नहीं, अमोनिया में डबल M आता है ना, तो एमीन में डबल M लिखना है। ठीक है, तो हेक्सा एक्वा एमीन हो गया, सॉरी हेक्सा एमीन हो गया। मेटल क्या है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3rd। और बाहर क्या चल रहा है? ब्रोमाइड। बाहर वाले का नंबर तो मेंशन करना नहीं है, तो ओनली ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ आ जाए 3rd वाला, ये तो सिंपल ही लग रहा है। यहाँ पे Fe को क्या मान लूँ? X। साइनाइड 6 है, इक्वल्स टू -3, X बराबर +3। अब बोलो, सबसे पहले 6 साइनाइड है तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? और ये आयन, तो आयन लिख दो भाई। क्लियर? जरूरी नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा टेंशन मत करो। अब इसके GI बनाओ, तो देखो ये तो M82B2 है ना, क्या भाई? M82B2, तो बना दो। M82B2 सिखाया था ना तुम्हें, 4 की ज्योमेट्री के स्क्वायर प्लेन। ठीक है, अब A2 में क्या? 2 वाटर इधर लिख दो। एक सेकेंड, M नहीं लिखना, प्लैटिनम लिखना है, गलत हो जाएगा नहीं तो। 2 वाटर इधर लिख दिए और 2 Br इधर लिख दिए। क्लियर? इसको तो क्या पढ़ लेंगे हम? सिस। और यहाँ आ जाओ, वाटर के सामने वाटर और Br के सामने Br, इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांस। बस खत्म बात, क्या ही है इसमें, फ्री के नंबर है। सबसे इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, इसमें कोई खास माथा बच्ची करनी नहीं है आपको। IUPAC लिख लो, फॉर्मूले बना दो। DD ट्रांजिशन क्या होता है? T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का जंप करना। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से समझा दो। आप बोलो देखो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है TiH2O होल 6+3। ठीक है, तो अच्छा सेंट्रल एटम आपका टाइटेनियम है 22 पे, एटॉमिक नंबर 22 हो गया, तो हम देंगे हाँ आर्गन 4s2 3d2। ठीक है, अब टाइटेनियम यहाँ पे +3 है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, कहाँ पे? 3d1। अब हम कहेंगे होता क्या है कि d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तब ये टूट जाता है। नीचे वाले हिस्से को कहते हैं T2G, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? EG। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डेल O। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही लाइट पड़ती है, कलर तो अंधेरे में तो दिखेगा नहीं, तो लाइट की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है। और उनको लगता है कि ना मेरे को तो दिख ही रहा है ना, अब ये जंप कर रहा है, उसके बाद थोड़ा दिख रहा है, लेकिन इतना क्विक एक्शन है। आप देखो ना, लाइट की स्पीड से अगर कोई चीज़ चल रही है, तो मैं तो इधर फोन पे बोल रही हूँ, सुनाई तो अमेरिका में दे रहा है, तो चल तो लाइट की स्पीड से रहा है ना, उसकी तो मैं बराबरी नहीं कर सकती, तो अपन को लग रहा है नहीं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहा है ना। हालांकि है 8 सेकेंड का लैक होता है टाइम का। अगर आप क्या बोलते हैं, मैच भी देखते हो ना, क्रिकेट मैच देखते हो और आपकी टीवी पे आ रहा है, तो उसने शॉट मारा है और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो उसमें 8 सेकेंड का डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन वो माइन्यूट डिफरेंस है, 8 सेकेंड या मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस है। सिमिलरली क्या है कि ये इतना क्विक होता है कि अपन उसको बिलीव नहीं करते। ऑब्वियसली लाइट की स्पीड से भिड़ भी नहीं सकते हो ना, इसलिए तो आप कहोगे ठीक है लाइट बढ़ेगी तो ये T2G से कहाँ कूदेगा? EG में। तो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है ना, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू EG, इसे हम क्या कहते हैं? DD ट्रांजिशन, DD संक्रमण। थियोरी में तुम्हें लिखना है। ठीक है, अब इसको क्यों समझाया? क्योंकि मान लो ये एग्जाम में आ गया कि भाई ये कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर का है, समझाओ, तो इसका आंसर DD ट्रांजिशन है। अब इसे डायरेक्ट पूछ लिया DD ट्रांजिशन समझाओ, तो इसका एग्जाम्पल लेके वापस समझा दो। क्लियर? अब है ना, ये कॉम्प्लेक्स को मैं गर्म कर दूं तो पानी उड़ जाएगा,
मान लो ऐसा सवाल आ गया कि देखो TiH2O होल 6Cl3 वॉयलेट कलर का है, तो तुम कहोगे हाँ इसमें डी ट्रांजिशन होता है इसलिए वॉयलेट कलर का है। फिर अगर नहीं भाई इसको गर्म किया ना, पीछे Ti जो भी है इसको गर्म किया ना, तो है ना इसका कलर गायब हो गया, सफ़ेद हो गया, तो तुमको गर्म करते ही पानी उड़ जाएगा, पीछे क्या बचेगा TiCl3, तो फिर ये सब चीज़ें तो गायब हो जाएंगी ना, पानी उड़ते ही कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, कॉम्प्लेक्स टूटते ही डी ट्रांजिशन खत्म। आगे बात समझ में, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ और कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो देखो कोबाल्ट X लिख दूं, इथाइलिन डाइअमाइन न्यूट्रल है, X की वैल्यू 3, तो मैं कहूँगी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो तो 3 है, और एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 3 EN 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है। अब यहाँ आ जाओ, 1 पोटेशियम 1, 4 पोटेशियम, Fe को X मान लो, साइनाइड 1 है, ठीक है, तो X बराबर कितना आया +2, तो आप बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में 2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है ये। अब देखो बैक बॉन्डिंग को डायग्राम बना के समझाओ। तो बैक बॉन्डिंग मतलब, वैसे तो हमने पढ़ा है मेटल, लीगेंड मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है। बैक बॉन्डिंग समझानी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स से, C+O कार्बोनिल में क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन को लोन पेयर डोनेट करता है। तो देखो कार्बन की वैलेंसी 4, आप कह रहे हो कार्बन तो अपने 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन रख के बैठा है, तभी तो तुमने इसको लीगेंड कंसीडर किया है। अब अगर आपने है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, तो तुम्हें पता है कि है ना आप 1s 2s, 1s का बॉन्डिंग 1s का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s का बॉन्डिंग 2s का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2p की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला के ऑक्टेट पूरा थोड़ा ना कर पा रहे, तुम खुद ही सोचो, है ना। कार्बन के वैलेंस शेल में 8 हो जाते, ऑक्सीजन के भी 8 हो जाते, इतना है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो खाली पड़े हैं। आई बात समझ में, इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, खाली पड़े, ठीक है, खाली पड़े हैं मान लिया अपन ने। अब अगर ये वेकेंट है तो यहाँ मैं लिख देती हूँ वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, प्रतिबंधिता कक्षक, ABMO लिख देना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वेकेंट है, ठीक है। और ये मेटल तो अपना एक आध ऑर्बिटल ही खाली रखता है जहाँ इसको एक्सेप्ट करना है, बाकी तो इसके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए ही होते। आपने संकरण में क्या लिखा था, D1 D2, बाकी डी तो 5 होते हैं ना, भरे हुए होते हैं। तो मेटल के पास अपने फुल फिल्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल पड़े होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे तो पूरा भरा हुआ है और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पूर्ण पूरित असंकृत अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमने तो सिंपल थ्योरी पढ़ी है, तो थ्योरी तो ये कहती है भाई लीगेंड आया, इसने अपना लोन पेयर मेटल के खाली ऑर्बिटल में दान कर दिया और सिग्मा बॉन्ड बना दिया, है ना। अब ये आया तो था डोनेट करने, लेकिन तो खुद ही खाली पड़ा है, और ये डोनेशन मांग तो रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, तो खाली पड़ा है, मैं इसको दे ही सकता हूँ, तो ये यहाँ नया बॉन्ड शुरू हो गया, है ना। इसका अनहाइब्रिडाइज्ड और उसका वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ये मिल गए, और ये नया बॉन्ड कौन सा बना, पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड में ना बैक बॉन्डिंग, उल्टा बॉन्ड बन रहा है, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। आगे बात समझ में, पश्च आबंधन। अच्छा एग्जाम में पूछ रहे सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो बच्चों को ना पता होता है, फंसाने के लिए वो तुम्हें क्या कहेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग समझाओ। तो भाई सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग और सह आबंधन हिंदी में, तब भी तुम्हें बैक बॉन्डिंग को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डायग्राम के नंबर है खाली। अच्छा साइनाइड के अलावा और कौन ऐसा लीगेंड था ये काम कर सकता था, CO के अलावा? तो तुम बताओगे साइनाइड कर सकता था, NO भी कर सकता था, इनको पाई एसिड लीगेंड भी बोलते हैं, है ना। ये वाले जो लीगेंड है ना, जो बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पाई एसिड लीगेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाले कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम बताओ। तो इसका नाम अभी अपन ने लिखा था ना, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड, बोलो 1 पोटेशियम 3 पोटेशियम 3 हो गया, FeX हो गया,
ऑक्सीलेट कितना होता है -2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। बाहर पोटेशियम 3 है लेकिन नंबर नहीं लिखना होता है, सिर्फ नाम लिखना था, तो बाहर क्या है पोटेशियम, फिर गैप रखना है, 3 ऑक्सीलेट है तो क्या लिखना था ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्रिस इन केस ऑफ कंफ्यूजन, जब आपका पहले ही डाइट्राई आ रहा है तो वो तो है नहीं, ऑक्सीलेटो में तो कोई परेशानी नहीं, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। अब पोटेशियम ईएम पहले ही आ गया तो अंदर फिर 8 आएगा, तो अब मुझे लिखना चाहिए फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3rd, और ये वाला अपन ने अभी कर लिया है NiCl4 में ज्योमेट्री बताओ, मैग्नेटिक नेचर पढ़ा था ना सारा, ठीक है, निकल के तो सारे पढ़ लिए थे। चलो अब वीबीटी की सीमाएं, क्या कमियां हैं वीबीटी की बताओ। देखो वीबीटी आपके एसएफएल और डब्ल्यूएफएल में डिफरेंशिएट नहीं करता, ये बताता ही नहीं है कि डब्ल्यूएफएल क्या है और एसएफएल क्या है, चलो मान लिया इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। अब अगर आप यही नहीं बता पा रहे हो कि डब्ल्यूएफएल क्या है एसएफएल क्या है, तो मैं कैसे इनर ऑर्बिटल बनाऊंगी और आउटर ऑर्बिटल बताऊंगी, मुझे सपना थोड़ा ना है डी अंदर वाला लेना है कि डी बाहर वाला लेना है ना। अपन ने तो अभी पढ़ा ना प्रतिचुंबकीय है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, अनुचुंबकीय है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो पहले तुम बताओगे फिर हम कुछ करेंगे। तो हम कहेंगे कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य कक्षक संकुल की व्याख्या नहीं करता, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब देखो अपन ने अभी इतने क्वेश्चन की एक भी नहीं आया कलर का, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होगा वीबीटी के पॉइंट से, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा और नहीं है तो कलर लेस होगा। तो वीबीटी ये तो कहता है कलर है, पर कलर से क्या है, कलर कौन सा है ये कौन बताएगा। भाई आपने कोई कलरफुल चीज लिया ना तो कलर तो बताओ, कलर तो हजारों है ना। तो वीबीटी रंग की व्याख्या नहीं करता, कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्ट कलर, क्योंकि वो तो आएगा डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन आएगी, आपने सनलाइट से इतनी एनर्जी चुराई है तो जो लैम्डा चुरा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप दोगे ना, वॉयलेट चुराओगे तो येलो ऑरेंज ग्रीन उस साइड में जाओगे कलर में, ऐसे चार्ट बनाओ अपना, तो वो सीएफटी आपको बता रहा है कि भाई ये कलर होना चाहिए, लमसम आइडिया तो दे रहा है, ये आपको सिर्फ बता हाँ भाई कलर होगा, कैसा कलर होगा तो वो तो आपको ये बता ही नहीं रहा ना कि T2G है EG है, तो आपका आंसर बैठेगा कैसे। इसलिए तो कॉम्प्लेक्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। यहाँ बच्चे उलझ जाते क्यों, बताता तो है कलर है वो सही है, लेकिन कौन सा है ये नहीं बताता, ठीक है। तो रंग की व्याख्या नहीं करता, कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, इतने कर लो बहुत है, ठीक है। चलो